नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल्स की सीरीज में। आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 07। आज का जो रूल पिक किया है मैंने वो एग्जैक्टिव के चैप्टर से पिक किया हुआ है। और मैं बताऊं, अगर आपको पिछले सालों में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टेंस से पूछे गए हैं, एग्जैक्टिव से पूछे गए हैं और प्रीपोजिशन से पूछे गए हैं। और एग्जैक्टिव में भी एक ऐसा सेगमेंट है जिससे सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं उसी सेगमेंट को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रूबरू कराना चाहूंगा। मैंने आज 2016 से अभी तक के क्वेश्चन कवर किए हैं। 2016, 17, 18 में बड़ी क्वालिटी वाले क्वेश्चन मेरे को मिल गए हैं, तो मैंने वो भी आज कवर किया है। जैसे क्वेश्चन मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। लिखा हुआ द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। हिंदी मीनिंग इसका समझना चाहोगे, जो जमीन है वो थोड़ी मॉइस्ट लग रही, मतलब थोड़ी गीली लग रही है। एज देयर वॉज बोला जा रहा है कि थोड़ी वर्षा हुई थी। डे बिफोर मतलब एक दिन पहले, कि एक दिन पहले थोड़ी बारिश हो रखी थी। तो जो जमीन है वो थोड़ी मॉइस्ट है, थोड़ी गीली या थोड़ी नम लग रही है, ऐसा सेंटेंस कहना चाहता है। जब इस सेंटेंस को पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एरर पता नहीं चलेगा कि क्या एरर है। दूसरा क्वेश्चन है, दो इट्स ग्लॉस कैन फूल ए फ्यू अनवरी कस्टमर्स इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वन टू जज इट्स रियल वर्थ। हिंदी मीनिंग इसकी होगी, यद्यपि ये ग्लास लिखा है जबकि ग्लॉस होगा। ये ग्लास टाइपो एरर है, ग्लॉस होगा। दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवरी कस्टमर, यद्यपि इसकी जो चमक है वो कुछ कस्टमर्स को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वन, लेकिन यह मुश्किल नहीं होगा क्लेवर वन के लिए, जो थोड़े से चालाक आदमी है, इसका रियल वर्थ जज करने में। जब इस सेंटेंस को भी पढ़ोगे ना तो आपको कहीं रिदम में ब्रेक नहीं लगेगा कि रिदम ऐसा कुछ हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कई बार हम सेंटेंस पढ़ के देखते ना, कुछ अटपटा लग रहा है, तो इसमें आप इसको पढ़ते हुए जाओगे, जब तक आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल नहीं पता होगा जो है, तब तक आप इसमें एरर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अगला है, विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। थोड़ी सी मेहनत से जो है जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया जा सकता था, सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता था। ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गीता हैड बीन डांसिंग इन द पार्टी लिटिल मोर देन यूजुअल। गीता जो है यूजुअली जितना डांस कर रही थी उससे ज्यादा जो है डांस करती हुई, यूजुअल जितना डांस करती है उससे ज्यादा दिखाई पड़ रही थी। इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो इन सारे सेंटेंसेस में ऐसा लगेगा कि इसमें कहीं कुछ एरर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पिक किए हुए हैं जो है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो सीजीएल मेंस है। मेनली ये वाला जो सेक्शन है वो प्री में कवर होता है और कोर सीजीएल मेंस में बहुत क्वेश्चन कवर होते हैं। इसके क्वालिटी क्वेश्चन सीजीएल मेंस में बनाए जाते हैं। अब एग्जेक्टिव का कौन सा रूल है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, एग्जेक्टिव में सबसे जो सरल भी है और सबसे जो कॉमन है, जहां से क्वेश्चन बनता है वो बनता है, आपने सुन रखा होगा, अगर ग्रामर एक बार भी आपने पढ़ रखा है तो आपने इन शब्दों को देख रखा होगा, सेंटेंस के अंदर बहुत इस्तेमाल होते हैं, फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल, देखो फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है। क्या होता है? फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है और लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें क्या होता है ना, इसके 3 रूप बनते हैं। इनके साथ एक बार तो फ्यू ऐसे ही इस्तेमाल होता है जब बगैर आर्टिकल के इस्तेमाल होता है, एक बार ये इस्तेमाल होता है आर्टिकल ए के साथ, और एक बार ये इस्तेमाल होता है आर्टिकल द के साथ। इसके 3 रूप है जो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं लिटिल की बात करूं तो लिटिल में भी इसके 3 रूप बनते हैं। एक तो सिंपल लिटिल रहता है जो इस्तेमाल होता है, और एक होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। ये इस्तेमाल होता है। फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर अगर दोनों का मतलब थोड़ा है तो फ्यू कहां पे इस्तेमाल होता है और लिटिल कहां इस्तेमाल होता है। फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल हमें समझ में आ जाता है, इनका डिफरेंशिएशन, अगर हमने नाउन सही से पढ़ रखा है। क्या? अगर हमने नाउन सही से पढ़ रखा है तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। नाउन में हमने 2 कैटेगरी पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं उनको बता दूं। एक ऐसा नाउन होता है जिसको काउंटेबल बोलते हैं, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल जैसी चीज होती है। और एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नाउन के चैप्टर में हमको सिखाया जाता है। जिसको नहीं पता है तो अभी वो समझ ले कि नाउन हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। तो जो फ्यू इस्तेमाल होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जो लिटिल इस्तेमाल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है।
तो किसी बच्चे को अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पहचानने अगर आता है तब वो फ्यू का इस्तेमाल और लिटिल का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर देख के समझ जाएगा। अगर उसे नाउन का चैप्टर सही से नहीं पता है, उसे सेंटेंस के अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में डिफरेंशिएशन पता नहीं है, तो उसे सबसे पहले नाउन का चैप्टर सही से सीखना पड़ेगा, तब वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाएगा कि कहां फ्यू इस्तेमाल होना है, कहां पे लिटिल इस्तेमाल होना है। फ्यू काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आप परेशान मत होइए, 120 रूल की सीरीज में मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। अभी जो बता रहा हूं वो समझ लो अच्छे से कि फ्यू इस्तेमाल होता है काउंटेबल के साथ, लिटिल जो इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के साथ। अब उसके बाद आती है फ्यू के 3 वर्जन होते हैं। फ्यू होता है, आर्टिकल ए फ्यू होता है और द फ्यू होता है। देखो हिंदी में इसका थोड़ा सा मतलब समझना। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, या यूं कह सकते हो शून्य के बराबर। क्या कह सकते हैं? शून्य के बराबर। जो बीएससी या बीटेक वाले हैं, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, वो बच्चे इसको ऐसे समझ सकते हैं, उन्होंने लिमिट पढ़ी होगी। लिमिट में हम लोग कहते थे टेंडिंग टू जीरो, जीरो की तरफ अग्रसर, मतलब है तो, पर हम उसको जीरो कह रहे हैं। जीरो का मतलब होता है नगण्य, नगण्य मतलब जो है तो पर वो नगण्य। एक होता है हम जीरो कहते हैं, एक होता है टेंडिंग टू जीरो कहते हैं, कि शून्य की तरफ अग्रसर है, ना के बराबर नगण्य होता है। तो जब हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है हमें मीनिंग सेंटेंस में देनी होती है ना के बराबर, शून्य या नगण्य। मैं कहता हूं कि इसको आप जीरो समझ लो, इससे आपको याद करना, इसका इस्तेमाल करना आ जाएगा। इसको जीरो समझ लो, इसको क्या कह दूं मैं? जीरो समझ लो। अब ए फ्यू कहां पे इस्तेमाल होता है? ए फ्यू इस्तेमाल होता है जब हमको कहना होता है थोड़ा। थोड़ा का मतलब होता है शून्य से थोड़ा ज्यादा, या आप इसको कह सकते हो जीरो प्लस। क्या कह सकते हो? जीरो प्लस। और द फ्यू का इस्तेमाल होता है तब जब आप ये कहते हो कि आपके पास थोड़ा तो है, मतलब आपके पास जीरो तो है या जीरो प्लस है, जीरो प्लस है, लेकिन आपके पास वो जीरो प्लस जो है वो सब का सब मेरे को दे दो। इस जीरो प्लस में भी हम उसमें के अंदर भी थोड़ा बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस जीरो प्लस को एक साथ बात करेंगे तब हम द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी मीनिंग में लिटिल का भी इस्तेमाल होता है। जब हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें बताना होता है टेंडिंग टू जीरो, तो हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें बताना होता है जीरो प्लस, जब हमें बताना होता है थोड़ा, तो हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं हिंदी मीनिंग में। और जब हमें बताना होता है थोड़ा पर पूरा, क्या? थोड़ा पर पूरा, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि नाउन, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, तो जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर वो काउंटेबल है तो फ्यू लगाओगे, अगर वो अनकाउंटेबल है तो लिटिल। सबसे पहले ये देखा जाता है। उसके बाद अगला जो सेक्शन देखा जाता है, वो सेक्शन देखा जाता है कि जीरो की बात हो रही है या जीरो प्लस की बात हो रही है, या फिर जीरो प्लस मतलब थोड़ा है पर पूरे की बात हो रही है। वहां तीनों मीनिंग को समझना पड़ेगा। तीनों मीनिंग के हिसाब से विदाउट आर्टिकल, आर्टिकल ए और आर्टिकल दा का यूज करना है। अब ये समझ में आएगा आपको सेंटेंसेस से। सबके मैंने एग्जांपल लिए पहले समझाने के लिए, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे लिखा हुआ देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट। सेंटेंस क्या कहना चाहता है, इसकी मीनिंग समझना। देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट, मध्य रात्रि के बाद। मध्य रात्रि के बाद जो है, जो कार होती है, यहां पे देखो कार लिखा हुआ है और कार्स लिखा हुआ है। ध्यान रखना, जब आप फ्यू का इस्तेमाल करते हो तो इसके साथ जो नाउन आता है वो काउंटेबल है, पर फ्यू अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। तो इससे भी पता चलता है कि एस लगा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और कार को गिन सकते हो, ये काउंटेबल है, काउंटेबल है, इसी वजह से हमने फ्यू लगाया है, ये अपने आप में सही है। अब इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या निकलेगी? इस सेंटेंस की मीनिंग निकलेगी कि मध्य रात्रि के बाद ना के बराबर, मध्य रात्रि के बाद ना के बराबर कार सड़कों पे होती है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देयर आर ए फ्यू कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट, तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी? इस सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी मध्य रात्रि के बाद कुछ एक कार दिखाई देती है। इसकी मीनिंग होगी, हिंदी में एक बार लिख लेता हूं, कि मध्य रात्रि के बाद ना के बराबर रोड पर कार होती है, और क्या
और इसकी मीनिंग क्या निकल के आएगी? इसकी मीनिंग निकल के आएगी मध्य रात्रि के बाद, मध्य रात्रि के बाद कुछ कार दिखाई देती है रोड पर। समझ में आई? आर्टिकल नहीं लगाया है तो ना के बराबर, और आर्टिकल ए लगाया है तो थोड़ा, यहां पे हो गया 0 के बराबर, शून्य के बराबर, यहां पे हो गया थोड़ी कार दिखाई देती है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखना, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ हिज मूवीज, मैंने उसकी बहुत सारी मूवीज देखी है, मैंने उसकी बहुत सारी मूवीज देखी है, ओनली ए फ्यू आर गुड एज फर्स्ट वन, लेकिन सिर्फ थोड़े एक पहले के बराबर अच्छी है। ओनली ए फ्यू आर एज गुड एज फर्स्ट वन। थोड़ा, यहां पे आप क्या लिखना चाहते हो? थोड़ा या थोड़े पहले के बराबर अच्छे लगते हैं। अगर आप आर्टिकल ए हटा दो, अगर आर्टिकल ए हटा दो, ओनली फ्यू आर एज गुड एज फर्स्ट वन, तो सेंटेंस की सही मीनिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि फिर आप क्या कह रहे होगे कि ना के बराबर एज गुड है फर्स्ट वन के। यहां आर्टिकल ए नहीं हटा के आप ये बोल सकते हो, यहां आर्टिकल ए हटा के और ए लगा के मीनिंग अलग सेंटेंस फॉर्म कर सकते थे, लेकिन यहां बताना है कि पहले के बराबर एज गुड एज है, तो कम से कम बताओगे ना, एक है, आधा है, थोड़ा है, ज्यादा है। यहां पे आर्टिकल ए हटा नहीं सकते, आप यूं कह सकते हो ओनली इफ यू आर एज गुड एज फर्स्ट वन। इसी वजह से आर्टिकल ए के साथ ये लगा है। इसका मतलब है सिर्फ थोड़े पहले के एज इक्वल है, उसके एज गुड है। जरा तीसरा एग्जांपल देखो, वी हैव बीन हैविंग ए फ्यू प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर, हमारे पास कुछ थोड़े प्रॉब्लम है नए कंप्यूटर के साथ। इसकी मीनिंग ये निकलेगी, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द बॉटल इफ यू आर थर्स्टी, अगर आप प्यासे हो तो जो बोतल में है थोड़ा सा पानी है, ए लिटिल वाटर है। अगर तुम थर्स्टी हो तो जो बोतल में है थोड़ा वाटर है। अब जब हम थोड़ा वाटर कह रहे हैं, तुम प्यासे हो, अगर हमें यह बताना है कि बोतल में वाटर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? भैया वो खाली है, बोतल इज एम्प्टी। लेकिन आप क्या बताने की कोशिश कर, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बोतल में पानी है थोड़ा पानी है, जरा सा 2 घूंट बची रहेगी, 1 घूंट बची रह गई है। अब जो वाटर है हमारा, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के नाउन के साथ हम फ्यू नहीं लगाते, लिटिल लगाते, इस वजह से यहां पे लिटिल लगा हुआ है। अगला है आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट विथ मी, जो मनी होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मनी के साथ हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे लिखा आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट विथ मी, मेरे पास लिटिल मनी है, ऐसा मीनिंग लगता है थोड़े पैसे हैं हमारे पास। जैसे मैंने यहां पे लिखा आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट विथ मी, इसका मतलब है मेरे पास नगड़ के बराबर पैसे, मतलब मेरे पास कुछ पैसे बचे ही नहीं है। मैं यहां बताना ये की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास थोड़े पैसे भी नहीं है, मेरे पास शून्य के बराबर पैसे हैं। अगर मैं इसके साथ अगर आर्टिकल ए लगा दूं, आई हैव ए लिटिल मनी लेफ्ट विथ मी, तो मैं इसका मतलब ये कहना चाहता हूं मेरे पास भैया थोड़े पैसे बचे हैं, थोड़े हैं, खत्म नहीं हुए। अगर हमने आर्टिकल ए नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये हो गया आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट विथ मी, मतलब मेरे पास नगड़ के बराबर पैसे, मतलब 0 के बराबर पैसे हैं। अगला है द लिटिल मिल्क इन द बॉटल वॉज गिवन टू द कैट। अब जैसे इसको मैं समझाना चाहूंगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि द लिटिल का इस्तेमाल कब होता है, जैसे मान लो बोतल हो गया, बोतल में पानी खत्म हो गया पर ना के बराबर बचा हुआ है, बस थोड़ा सा वाटर बचा हुआ है, तो सेंटेंस की मीनिंग कैसे आ रही है? द लिटिल मिल्क इन द बॉटल, इसमें मिल्क है बहुत थोड़ा सा है, जितना भी थोड़ा सा मिल्क बचा हुआ है वो सारा का सारा मिल्क जो है कैट को दे दिया गया है। द लिटिल मिल्क इन द बॉटल, जो थोड़ा सा मिल्क बॉटल में पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा जो है कैट को दे दिया गया। थोड़ा मिल्क है पर वो जो थोड़ा है वो पूरा दे दिया गया है। अब इसका थोड़ा हिस्सा दिया जा सकता था, इसका थोड़ा हिस्सा दिया जा सकता था, लेकिन जब द लिटिल लिखते हो इसका मतलब ये होता है जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो पूरा एक साथ आप दे रहे हो। तो द लिटिल मिल्क इन द बॉटल वॉज गिवन टू द कैट, मतलब जो थोड़ा सा बॉटल में दूध बचा हुआ पूरा का पूरा जो है बिल्ली को दे दिया गया है। द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, लिखा जा रहा है उसने थोड़े पोयम लिखे हुए हैं, थोड़े पोयम लिखे हुए हैं, लेकिन वो जो थोड़े पोयम हैं, पोयम क्या है, यहां पोयम्स लिखा हुआ है, ये काउंटेबल है, तो इसके साथ लिटिल नहीं आएगा, इसके साथ एक तो फ्यू आएगा, फ्यू ही लिखा हुआ है। द फ्यू पोयम्स ही हैज रिटन, उसने थोड़े से पोयम लिखे हुए, लेकिन जितने थोड़े से पोयम लिखे हुए हैं आर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंस के हैं। तो यहां पे हम थोड़े से पोयम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस थोड़े से पोयम में भी पूरे पोयम की चर्चा कर रहे हैं, वो सारे के सारे ग्रेट एक्सीलेंस के हैं। अब जब हम द फ्यू लिख रहे हैं, 2 लिख सकता है, वो 4 लिख सकता है, 5 पोयम लिखा हो, 6 पोयम लिखा हो, बहुत कम। वो कंपैरिजन में होता है कि किसी ने 2000 लिखा है, उसके कंपैरिजन में किसी ने 4 लिखे हैं, तो ये कह सकता है कि उसने कुछ पोयम लिखे हुए हैं।
लेकिन उसने जितने पोएम लिखे हैं सारे के सारे ग्रेट एक्सीलेंस के हैं। अगर हमें यह बताना है तो हम द फ्यू बोलते हैं। द फ्यू में उसने जितने भी लिखे हैं सब आ गए, कि उसने थोड़े लिखे हैं पर जितने लिखे हैं वो सारे के सारे ग्रेट एक्सीलेंस के हैं। अगला है ऑल्दो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, यद्यपि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई इनवाइटेड, मैंने इनवाइट किया है, ओनली ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ एक को इनवाइट किया है, टू माई वेडिंग, अपनी वेडिंग में। तो यहां पे ए फ्यू का मतलब ये हो गया कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड है पर मैंने उसमें से कुछ एक को इनवाइट किया है। तो आपको याद रखना है कि जब आर्टिकल के साथ नहीं आए इसका मतलब है नगड़े बोलते हैं हिंदी में, और जब आर्टिकल ए के साथ आए, ठीक है ना, तब इसको थोड़ा बोलते हैं, और जब आर्टिकल दा के साथ आए तो मीनिंग जो होती है थोड़ा पर पूरा का होता है, पर पूरा का होता है। अब अगर इस कंसेप्ट को समझ गए हो तो जरा सीजीएल मेंस में आए हुए सारे के सारे सवालों को लगाना है 1 मिनट। सबसे पहला सवाल है द सॉइल वाज मॉइस्ट, सेंटेंस की मीनिंग समझना, यह भी समझना बहुत जरूरी है। द सॉइल वाज मॉइस्ट, सॉइल में नमी है, सॉइल में नमी है, बोल रहे ना, सॉइल वाज मॉइस्ट, सॉइल में नमी है। एज देयर वाज लिटिल रेन, एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। अब जो रेन है सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, रेन अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, तो इसके साथ लिटिल लगा हुआ है तो अपने आप में सही है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि क्या लिटिल जो है बगैर आर्टिकल के आया है वो सही है। बगैर आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर वर्षा हुई, ना के बराबर बारिश हुई, या मैं इसको कह दूं शून्य बारिश हुई, इसीलिए मैं समझा रहा था, इसका मतलब आप डायरेक्ट सुन ले सकते हो, शून्य के बराबर वर्षा हुई। अगर शून्य के बराबर वर्षा हुई तो क्या जमीन गीली हो सकती है, क्या जमीन में नमी आ सकती, नहीं। ऊपर से बूंद टपका, बारिश तो हुई पर जमीन पर पहुंचा नहीं, मतलब नेग्लिजिबल वर्षा हुई। अगर नेग्लिजिबल वर्षा हुई, अगर आर्टिकल के साथ नहीं लगा रहे हो तो आपको उसको सीधा जीरो ट्रीट कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो मतलब आप यूं कह सकते हो कि वर्षा हुई ही नहीं। अगर वर्षा हुई नहीं तो जमीन मॉइस्ट कैसे होगी, जमीन में नमी कैसे आएगी, इसका मतलब थोड़ी सी तो वर्षा हुई है। तो किस मीनिंग में डालना है, थोड़े की मीनिंग में डालना है। तो जब हम थोड़े की मीनिंग में डालते हैं तो हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज ए लिटिल रेन द डे बिफोर, एक दिन पहले थोड़ी वर्षा हुई थी। यहां पे बगैर आर्टिकल के लिटिल दिया हुआ था, इसका मतलब ये हो गया था कि बारिश हुई ही नहीं है, नेग्लिजिबल बारिश हुई है। नेग्लिजिबल बारिश हुई है तो जमीन गीली हो ही नहीं सकती। अब अगला सेंटेंस देखो, दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवरी कस्टमर्स। सबसे पहले यहां पे देखो फ्यू के बाद लिखा क्या है, अनवरी कस्टमर्स। ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू इस्तेमाल हुआ है, अपने आप में सही है। अब सवाल है कि बगैर आर्टिकल के है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब आप सीधे ये कह सकते हो जीरो कस्टमर। क्या कह सकते हो, जीरो कस्टमर। अगर जीरो कस्टमर है तो क्या लिख रखा है, दो इट्स ग्लॉस कैन फूल जीरो कस्टमर्स। ऐसा थोड़ा बोलते हो कि किसी की चमक जीरो कस्टमर को जो है बेवकूफ बना सकती है। आप तो ये बताना चाहोगे ना कि कुछ एक कस्टमर को जो है बेवकूफ बना सकती है, लेकिन इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट उनके नहीं होगा जो चालाक होंगे, किसका रियल वर्थ जज कर लेंगे। तो यहां हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि यद्यपि जो है इसका ग्लॉस जो है, इसकी जो चमक है वो कुछ एक कस्टमर या थोड़े कस्टमर को बेवकूफ बना सकती है। तो जब हम थोड़े का सेंस देते हैं तो हम इसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां करेक्ट क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए आपको लगाना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से देखिएगा। With little creativity and hard work, the project could have been successfully completed। या लिटिल का इस्तेमाल है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसके पास नाउन क्या है, क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क। क्या है, क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क। ये यहां पे क्या है, ये यहां पे आपका नाउन है। और ये नाउन की अगर बात करें काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। जो हार्ड वर्क है या क्रिएटिविटी है उसको गिन नहीं सकते हो, तो अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले देखना क्या लिटिल सही है, बिल्कुल लिटिल सही है। अब सवाल में जरा इसकी मीनिंग समझना, विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। मैं लिटिल को यू लिख दूं जीरो, मैं कह सकता हूं ना, जब अगर आर्टिकल नहीं लिख रहा है तो इसकी जगह जीरो प्लेस कर दो सेंटेंस को समझने के लिए कि ये सही है गलत है। मैं कह दूं जीरो क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क से प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट कर लिया जाता। क्या ऐसा संभव था कि जीरो क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क से प्रोजेक्ट आप टाइम से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते? नहीं। आप यूं कह सकते हो थोड़ी सी मेहनत और हार्ड वर्क से, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क से
प्रोजेक्ट जो है कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सफलतापूर्वक कंप्लीट किया जा सकता था। तो यहां पे हमको थोड़ा का सेंस देना है। जब हमें थोड़ा का सेंस देना हो तो हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस में क्या आएगा, विद लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये सारे सवाल ध्यान से देखो, सीजीएल मेंस के ही हैं, सीजीएल मेंस के ही हैं। जरा नीचे देखो, गीता हैड बीन डांसिंग इन द पार्टी लिटिल मोर देन यूजुअल, लिटिल मोर देन यूजुअल, यूजुअल से जीरो, यूजुअल से जीरो नाच रही थी। अब मोर देन है, जीरो तो बड़ा हो नहीं सकता, मान लो वो कभी थोड़ा नाचती है, 10 मिनट के लिए 5 मिनट के नाचती है, यूजुअली इतना नाच रही है, आज वो उससे ज्यादा नाचना है। मोर देन लिखा हुआ है तो मतलब ज्यादा नाचना है। अब अगर आर्टिकल नहीं लगाओगे तो इसका मतलब तो हो गया कि जीरो, लिटिल की जगह जीरो प्लेस कर दो। तो जैसे जीरो प्लेस कर दोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है सेंटेंस। सेंटेंस ये कहना चाहता है कि हर रोज से वो थोड़ा ज्यादा नाच रही थी। तो यहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, ए लिटिल डालना पड़ेगा, ए लिटिल डालना पड़ेगा। गीता हैड बीन डांसिंग इन द पार्टी ए लिटिल मोर देन यूजुअल। अगला जरा ध्यान से देखना, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस्ड प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। लिटिल नॉलेज का मतलब हो गया जीरो नॉलेज। जीरो नॉलेज क्या किसी चीज के लिए हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जब भी थोड़ा नॉलेज की बात करोगे तो आर्टिकल ए डालोगे, ए लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस्ड प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल। अब मैं इसको और दूसरी तरीके से बताऊं जो है, और दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, क्या मैं इसके पहले द लगा दूं, द लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। आर्टिकल का इस वजह से लगाएंगे क्योंकि हम ये बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा नॉलेज था, लेकिन वो थोड़ा सा जो भी नॉलेज था वो पूरा नॉलेज हेल्पफुल हुआ। क्योंकि किसी के पास जो भी नॉलेज है अगर वो थोड़ा ही है तो वो उस नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करेगा किसी गेम को खेलने के लिए। तो यहां पे सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, द लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस्ड, जो थोड़ा सा नॉलेज उसके पास था, जो वो रखती थी, जो है वो प्रूव हुआ उसके इनॉग्रल मैच के समय। क्योंकि वो पूरा का पूरा अपना नॉलेज आदमी इस्तेमाल करता है वॉलीबॉल मैच, अगर उसके पास कुछ भी स्किल है खेलने की। तो यहां पे द लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस्ड प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। अगला है देयर इज ए फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। यहां पे लिखा हुआ है देयर इज ए फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। जरा ध्यान से देखोगे यहां पे फ्यू का इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद टाइम लिखा हुआ है। तो फ्यू जो इस्तेमाल होता है वो काउंटेबल के साथ होता है, काउंटेबल के साथ होता है। और अगर हम टाइम की बात करें, एक तो सही पहचानने का तरीका यह है कि अंत में एसईआईएस लगा रहेगा। अगर एसईआईएस नहीं लगा है तो इस पर्टिकुलर पार्ट में ही एरर है, क्योंकि फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आता है। अब टाइम जो है वैसे आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो टाइम अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू की जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए, लिटिल इस्तेमाल होना चाहिए। तो देयर इज ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, बहुत थोड़ा समय रह गया है प्रिपरेशन के लिए। सेंटेंस ऐसा करना चाहता है, सीजीएल प्री में आया हुआ था क्वेश्चन। अगला है द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। जो डॉक्टर है वो कह रहा है जो पेशेंट है, जो रोगी है, वो 0 डेज में रिकवर हो जाएगा। ऐसा तो बोलता नहीं, डॉक्टर क्या बोलता है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आर्टिकल ए नहीं लगा इसका मतलब 0 डेज हो गया, फिर फ्यू का कोई मतलब ही नहीं बनता है। विदाउट आर्टिकल जब भी हो आप उसकी जगह 0 प्लेस कर दो, सेंटेंस करेक्ट करना सीख जाओगे। तो हमने 0 डेज लिख दिया, तो 0 डेज में डॉक्टर एडवाइस तो करेगा नहीं, या डॉक्टर कहेगा नहीं कि भाई जो रोगी है वो रिकवर हो जाएगा। वो तो ये बोलेगा ना कि कुछ दिन में जो है रिकवर हो जाएगा, या थोड़े दिनों में रिकवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, आर्टिकल ए डालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिले, विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। दिस इज एन अर्जेंट मैटर, ये बहुत अर्जेंट मैटर है, विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज लिखा है। अब जो डिले लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो, यहां पे फ्यू डिले लिखा हुआ है कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है, लेकिन वो एडमिट कर सकता है 0 डिले। भाई अगर ये अर्जेंट मैटर आप बोल रहे हो तो आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अर्जेंट मैटर है और आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो थोड़ा सा डिले बर्दाश्त कर सकता है, अगर नॉट लगा सकते थे तो ये बात हो जाती कि भाई वो बिल्कुल भी डिले बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर नॉट नहीं लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कहना चाहता है कि थोड़ा उसमें डिले हो सकता है। तो दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ ए फ्यू डिलेज। अब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब लिटिल डिले इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्यू डिलेज इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि थोड़े डिले की बात हो रही है, यहां पे ये एरर है। समझ में आया? तो ये रहे सारे के सारे क्वेश्चन। पहचानने का तरीका क्या है, हमेशा जब भी विदाउट आर्टिकल हो फ्यू,
या फिर लिटिल, तो उसकी जगह आप प्लेस क्या करोगे, उसकी जगह जीरो प्लेस कर दो। अगर विदाउट आर्टिकल है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है। सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है यही वाला, आपको फ्यू और लिटिल दिया रहेगा, उसमें आपको काउंटेबल पहचानना रहता नाउन है या अनकाउंटेबल है। नाउन का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। नाउन का चैप्टर जितना अच्छे से पढ़ रखा है उतना ही ज्यादा इस रूल को पहचानना आसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि काउंटेबल के साथ लिटिल दे देगा, अनकाउंटेबल के साथ फ्यू दे देगा, ये बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है। एक चीज और रह गई है जो इसमें सीखने वाली चीज है, जो मैं आपको सिखा दूं। कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लिखा है यूज लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यूज लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर, फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क। यहां पे द और गिवन के बीच में जगह नहीं है, द गिवन टास्क है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्वांटिटी के साथ लिटिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि लिटिल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। फ्यू नंबर के साथ इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि फ्यू नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। जब भी लिटिल के साथ क्वांटिटी या फ्यू के साथ नंबर दिया हो तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। फ्यू और लिटिल की जगह आप स्मॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इस्तेमाल कर सकते हो? स्मॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। यूज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, लिटिल के साथ क्वांटिटी और फ्यू के साथ नंबर्स का सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल अगर मिले तो फ्यू और लिटिल की को रिप्लेस कर देना किससे? स्मॉल से, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज का यह रूल समझ में आया होगा और आप प्रीवियस ईयर के पेपर ध्यान से देखोगे, हर साल ये भी पूछा जाता, किसी ना किसी के सेट में पूछा जाता है। अब ऐसा हो सकता है आपके सेट में ना पूछा जाए, किसी और के सेट में पूछा जा सकता है, तो लक के बेस पे तो हो नहीं सकते हो, सीखना तो आपको सीधा सीधा सारा का सारा पड़ेगा। तो आप मेरी ये जो क्लासेस है, इन क्लासेस को एक कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाओ, 10 12 15 मिनट की वीडियो है, चुपचाप शांति से देखो, फिर नोट्स बना लो। अगर आपको आपकी बेसिक, आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है इंग्लिश ग्रामर की और आप चाहते हो कि आपका फाउंडेशन अच्छा हो, तो आप माई पाठशाला पे ऐप पे जाके मेरा पूरा का पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रखा है। इस सीरीज से मेरा गोल जो है वो ऐसा है कि मैं हर रोज इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट, डायरेक्ट रूल्स आपके सामने डिस्कस कर सकूं, जिसको जब आप मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे। जब आप पेपर में बैठो तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे, सुनाई दे, समझ में आए, और समझ में आया सर ने जो पढ़ाया है वही आया है। देखो सीक्वेंस से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल ही इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, जैसे आपने नाउन का चैप्टर नहीं पढ़ रखा एक बार भी, तो फ्यू और लिटिल का जो डिफरेंस है, जब मैं बोलता हूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की पहचान करनी है, तो आपके लिए बचलनेस हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि आपने एक बार इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस से कवर कर रखा है। अगर आपका कवर नहीं है तो आप मेरे से जाके माई पाठशाला के ऐप पे पढ़ सकते हो, जो है वहां पे मेरे इंग्लिश ग्रामर का एक सेपरेट कोर्स है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, आप उसे जाके परचेज करके सीधे सीधे पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो आप पूरे 120 रूल्स देख डालो, आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर टू द पॉइंट, कट टू कट कवर हो जाएगा और एग्जाम का एक सिंगल क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। इसमें देखो बकवास काटूंगा नहीं, मैं सीधा सीधा 10 12 मिनट 15 मिनट पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी वीडियो 20 22 मिनट हो जाती है। अगर रूल को एक्सप्लेन करने में ज्यादा अगर समय लगता है तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन छांट के भी लेके आ रहा हूँ। अगर आप में से कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और प्लेलिस्ट की सारी वीडियो तमीज से देख लेना, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप माई पाठशाला के होम पेज पे जाके नीचे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में पूरा सीक्वेंस से सीरीज देख डालिए, बहुत मजा आएगा। एक बार सीरीज कंप्लीट करोगे आपका इंग्लिश ग्रामर का पूरा परेशानी खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, लेकिन उसके पहले पूरा का पूरा पढ़ाई कर डालिए।